स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास 10th कृतिका भाग 2 के चैप्टर माता के आंचल के बारे में बताया था कि लेखक पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहता है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पाठ में आए अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे से समझाए थे। इसके अलावा आप पेपर में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी आपको स्वयं ही पाठ को पढ़कर अच्छे से समझकर करनी होती है, पर हम उसे भी इजी बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन करते हुए आज के एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या से उसकी तुलना कीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिता भोलानाथ के पिता लेखक के पिता की दिनचर्या जो थी वो सारा दिन में जो भी काम करते थे, आज का आदमी सामान्य आदमी जो करता है उन दोनों का कंपैरिजन करो। माता का आंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वे सुबह जल्दी उठते, नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वे अक्सर बालक भोलानाथ को भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। वे प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे। पूजा के समय वे भोलानाथ को बबूत से तिलक लगा देते थे। पूजा पाठ के उपरांत वे राम नामी बही पर 1000 बार राम राम लिखते थे और अपनी पाठ करने की पोथी में रख लेते थे। इसके उपरांत वे 500 बार कागज के टुकड़े पर राम राम लिखते और उन्हीं कागजों पर आटे की छोटी छोटी गोलियां रखकर लपेटते। उन गोलियों को वे गंगा जी के तट पर जाते और अपने हाथों से मछलियों को खिला देते थे। इस समय भी भोलानाथ उनके साथ ही हुआ करता था। आज के आम आदमी की सुबह इस सुबह की दिनचर्या से इसलिए भिन्न है क्योंकि आज इस भौतिकवादी युग में धन दौलत के पीछे लगी भागम भाग के कारण आम आदमी के पास इतना समय ही नहीं है। अब इसमें क्या बताया गया है कि भोलानाथ के पिता की दिनचर्या क्या थी। वो सुबह जल्दी उठते थे, नहा धोकर पूजा पाठ करते थे, भोलानाथ को अपने साथ बिठाते थे, उनके तिलक लगाते थे, रामायण का पाठ करते थे, पोथी लिखते थे, 1000 बार राम राम लिखते थे। ये सब चीज़ें वो करते थे और उन्हें धन दौलत की कोई वो नहीं थी। थोड़ा कमाएंगे, थोड़ा खा लेंगे, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। पर आज का आदमी सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। भौतिकवादी युग हो गया है और इसी भागम भाग में आदमी अपने जीवन की सब अच्छे दिन छोड़ता जा रहा है। चिड़िया उड़ाते उड़ाते भोलानाथ और उसके साथियों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। इस घटना के यह परिणाम निकला। खेल से चिड़ियों को उड़ाने के बाद जब वो खेल खेल रहे थे खेत का, तब उसमें चिड़ियों को उड़ाने का काम किया उन्होंने। खेल से चिड़ियों को उड़ाने के बाद भोलानाथ और उसके साथी को चूहों के बिल में पानी डालने का ध्यान आया। सभी ने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलचनी शुरू किया। जब वो खेत में का खेल खेल रहे थे तो भोलानाथ और उसके साथियों ने चूहों के बिल में पानी डालने का ध्यान आया कि चलो इसके बिल में ही पानी डाल देते हैं। तो वो एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी उलीचनी शुरू करा, यानी निकालना शुरू करा। पानी नीचे से ऊपर फेंकना था, उन्हें पानी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकना था, यानी नीचे वो खड़े थे तो टीले पर फेंकना था। यह कार्य करते हुए सभी थक गए थे। पानी फेंकते फेंकते सभी बच्चे थक गए थे। तभी उसकी आशा के विपरीत चूहे के स्थान पर सांप निकल आया। तभी उस बिल में से उन्होंने सोचा कि चूहा निकलेगा, हम पानी फेंक रहे हैं तो चूहा बाहर निकलेगा, पर वहां चूहे की जगह क्या निकला, सांप। सांप को से भयभीत होकर सभी रोते चिल्लाते बेतहाशा भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई सीधा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सबे भागते हुए रहे थे। भोलानाथ की देह लोलुहान हो गई, पैरों के तलबे में अनेक कांटे चुभ गए थे।
जब सांप उसमें से निकला तो उसको देखकर सब डर गए, सब बच्चे डर गए और रोने चिल्लाने लगे, एक दो इधर उधर भागने लगे। किसी के दांत टूट गए, किसी का सिर फूट गया, और भोलानाथ का तो शरीर ही लहूलुहान हो गया था, खून से लथपथ हो गया था। कभी कहीं से खून निकल रहा है, कोई कहीं से खून निकल रहा है। पैर वो जब वो नंगे पैर भागने लगे तो उनके पैरों में कांटे भी चुभ गए थे। माता का आंचल पाठ में वर्णित समय में गांव की स्थिति और वर्तमान समय में गांव की स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। पहले गांवों की स्थिति बहुत अच्छी न थी। वहां बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं नाम मात्र की थी। लोगों की आजीविका का साधन कृषि थी। आज गांवों में टेलीविजन के प्रचार प्रसार से लोगों में एकांकी प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख होकर वीडियो गेम, टेलीविजन आदि के साथ अपना समय बिताना चाहते थे। इस बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की और उन्मुख कर दिया है। पहले गांव में लोग क्या करते थे, ना तो वहां बिजली होती थी, ना पानी होता था, ना परिवहन होता था कि ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। और सुविधाएं और होती भी थी तो वो भी नाम मात्र की, थोड़ी बहुत होती थी किसी किसी के पास। लोगों की आजीविका का साधन सिर्फ कृषि थी, वो लोग सिर्फ खेती बाड़ी ही करते थे और कमाने के लिए कोई इधर उधर नहीं जाता था और ना कोई बड़ा काम करते थे। पर आज गांवों में टेलीविजन का आविष्कार होने से, टेलीविजन के आने से लोगों को नॉलेज बढ़ी और लोगों ने उससे तरह तरह की चीजें सीखनी शुरू कर दी। बच्चे खेलों को भूल गए, वीडियो गेम में लगे रहने लग गए, टेलीविजन को देखने के लिए अपना समय बिताने लग गए। वो बच्चों के साथ बाहर जाना, खेलना भी पसंद नहीं करते थे। इस गांवों की संस्कृति का पतन हो गया, जिससे गांव में जो पहले संस्कृति होती थी, एक दूसरे से मिलना जुलना, सब खत्म हो गया। पिता भले ही बच्चे से कितना लगाव रखे, पर माँ अपने हाथ से बच्चे को खिलाए बिना संतुष्ट नहीं होती। माता के आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, क्वेश्चन घुमा दिया गया है, वही लिखना वही है, सेम एज इट इज लाइनें पाठ की उठा के इसमें लिखनी है और कुछ नहीं करना। बच्चे क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कि इसमें क्या करें, अब क्या आएगा। है कुछ नहीं, सभी क्वेश्चनों में घुमा फिरा कर सिर्फ वही बात बोली जाती है। भोलानाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ रखते, घुमाते फिराते गंगा जी ले जाते। अब ये देखो, सारी जगह वही, सभी क्वेश्चनों में वही बात की गई है कि भोलानाथ के पिता क्या करते थे भोलानाथ के साथ। नहलाते थे, धुलाते थे, घुमाते थे, फिराते थे, गंगा जी ले जाते थे, पेड़ के झूले झुलाते थे। सिर्फ वही लिखा हुआ है, किसी को कैसे घुमा दिया, किसी को कैसे घुमा दिया। बस थोड़ी सी समझ के साथ क्वेश्चन की फॉर्म को पढ़कर उसी फॉर्म में आंसर दो। भोलानाथ को अपने साथ चौके में बिठाकर खिलाते थे और हाथ से भोजन कर, जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उनकी माँ थोड़ा और खिलाने का हट करती। जब पिताजी उसको चौके में अपने साथ बिठाते थे ना, तो अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा करके खिलाते थे। पिताजी तो लाड में खिलाते थे, कई बच्चे के गले में अटक ना जाए, भाई थोड़ा थोड़ा करके खिलाते थे। पर माँ हट करती थी कि उसको बहुत ज्यादा खिलाओ, थोड़ा ना खिलाओ, उसका पेट भर जाएगा, ज्यादा ज्यादा कर कर खिलाओ। बापूजी से पेट भर ना खिलाने की शिकायत करती, फिर वो बापूजी को डांटती थी कि तुमने बच्चे को पेट भर कर खाना नहीं खिलाया। कहती, देखिए मैं खिलाती हूँ, माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। वो बापूजी को कहती है कि पिता के खिलाने से बच्चों का पेट नहीं भरता है, माँ जब अपने प्यार से अपने हाथों से बच्चों को खिलाती है तभी पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात मिलाती है। यह सब बोलते बोलते वो थाली के अंदर दही और भात मिला लेती है, मिक्स कर लेती है उन्हें। भात मैंने चावल, दही और चावलों को मिक्स कर लेती है और अलग अलग तोता, मैना, हंस, कबूतर आदि पक्षियों के बनावटी नाम लेकर भोजन का कौर बनाती और उसे खिलाते हुए ये कहती कि खा लो, नहीं तो ये पक्षी उड़ जाएंगे। वो कभी तो भोलानाथ को ये कहती कि तोता उड़ जाएगा, खा लो, मैना उड़ जाएगी, खा लो, तरह तरह के पक्षियों के नाम लेती कि उड़ जाएंगे, खा लो। इस तरह भोजन जल्दी से भरपेट खा लिया करता था। लेखक इस तरह है ना, भोजन को जल्दी जल्दी खा लिया करते थे ताकि वो उड़ ना जाए, उड़ने से पहले वो अपने पेट में उड़ा दिया जा करते थे। बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते।
माता के आंचल पाठ के आधार पर बच्चों की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों का मन बड़ा सच्चा होता है। उनके मन में वैर भाव नहीं होता, छट कपट नहीं होता, कि झूठ सच नहीं होता। वो सच्चे होते हैं, तभी बच्चों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। वो एक दूसरे से झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चीजें खींचते हैं, पर वो उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई हुई है। पर वो दूसरे ही पल में क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और खेलने लगते हैं। वे आपस में फिर से इस तरह मिल जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माता का आंचल पाठ में बच्चों के सरल और निश्चल स्वभाव का पता चलता है। इस पाठ में इस बच्चों के बारे में सिर्फ यही बताया गया है कि बच्चे कितने सरल और साफ मन के स्वभाव के होते हैं। वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख सकते हैं। खेल खेल में रो देना और हंस देना उनके उनके लिए आम बात है। खेल खेल में खेलते खेलते रोने लग जाते हैं, खेलते खेलते हंसने लग जाते हैं। ये उनके लिए आम बात होती है। अपने मनोरंजन मनोरंजन के लिए वे किसी को चिढ़ाने भी लग जाते हैं। उससे भी नहीं चुकते कि किसी को चिढ़ा रहे अपने मनोरंजन के लिए। सुख दुख से बेपरवाह हो वे अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। उन्हें ना तो सुख की होती है ना दुख की होती है कि हमें कोई मारेगा, कहीं कुछ होएगा। पर उन्होंने जो काम करना होता है वो करके ही रहते हैं। उन्हें किसी चीज से कोई परवाह नहीं होती। मूसन तिवारी को बैजू ने चिढ़ाया था, पर उसकी सजा भोलानाथ को भुगतनी पड़ी। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक दिन भोलानाथ और उसके साथी बाग से आ रहे थे। जब बच्चे आपस में खेलते थे, वो खेलते खेलते बाग से वापसी अपने घर को जा रहे थे, तो उन्हें मसून तिवारी गुरुजी दिखाई दिए। मसून तिवारी कौन थे? उनके गुरुजी। उन्हें कम दिखाई पड़ता था, उन्हें साफ अच्छे से दिखाई नहीं देता था। उन्हें यह नहीं पता था कि जिन्होंने मुझे चिढ़ाया है वो कौन था। साथियों में से ढीठ बैजू ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब उन भोलानाथ के जो साथी थे, बच्चे थे, उन बच्चों की टोली थी, उनमें एक बैजू नाम का लड़का था। वो बहुत ही ढीठ था, वो किसी को भी कुछ भी बोल देता था। उसने गुरुजी को कहा कि बुढ़वा बेईमान यानी बूढ़ा बार बार मांगता है करेले का चोखा। गुरुजी को चिढ़ाकर सभी बच्चे घर की ओर भागने लगे। उन सब ने चिढ़ाया, उनको देखम देखी सभी बच्चे उनको चिढ़ाने लगे और बच्चों को चिढ़ाते चिढ़ाते अपने घर की ओर भागने लगे। गुरुजी बच्चों को पकड़ने के लिए भागे, बच्चे हाथ ना आए, कोई भी बच्चा उनके हाथ नहीं आया और वो सब कुछ छोड़कर पाठशाला की ओर चले गए। पाठशाला में पहुंचे 4 बच्चे भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए घर आ गए। बैजू और अन्य बच्चे भाग गए, पर भोलानाथ को गुरुजी के शिष्य पकड़कर पाठशाला ले गए। गुरुजी ने जिन 4 बच्चों को भेजा था भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए, जब वो घर आए तो बैजू तो भाग गया था क्योंकि वो बहुत शरारती था, और बच्चे भी भाग गए बैजू के साथ। पर भोलानाथ वहीं पर रह गया और वो गुरुजी के शिष्य थे जो पकड़ने के लिए आए थे, वो भोलानाथ को पकड़कर गुरुजी के पास ले गए। जिन बच्चों ने गुरु को चिढ़ाया था उनके साथ रहने के कारण उन्होंने भोलानाथ को दंडित किया। गुरुजी ने भोलानाथ को क्यों दंडित किया था? क्योंकि वो ढीठ बच्चों के साथ, गंदे बच्चों के साथ रहकर उनको चिढ़ा रहा था। भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में दावत की योजना किस तरह बना लेते थे। भोलानाथ और उसके साथी खेलते खेलते भोजन बनाने की योजना बना लेते। फिर वे सब भोजन बनाने के उपक्रम में जुट जाते। घड़े के मुंह का चूल्हा बना दिया जाता। वो सब भोजन बना खेलते खेलते एक दूसरे को भोजन कराने के लिए वो इस काम में जुट जाते थे। चूल मटके के ऊपर वो गोल गोल बना होता है, उसको वो चूल्हा बना लेते थे। जो दिए होते हैं दिवाली पे जलाते हैं हम, उसे कढ़ाई बना लेते थे। और पूजा की आचमनी की कलछी बनाते, जिसमें पिताजी पूजा करते थे, आचमन करते थे, उसको वो कड़छी बना लेते थे। वे पानी को घी, धूल को आटा और बालू को चीनी बनाकर भोजन बनाते। वे पानी को तो घी बना लेते सब्जी में डालने के लिए, रोटी में लगाने के लिए, और धूल को आटा गूंद देते, धूल को आटे की तरह गूंद देते। बालू दानेदार होती है बालू मिट्टी, तो उसको चीनी बना लेते, बनाकर भोजन बनाते थे। उन सब चीज़ों से वो भोजन बनाते थे।
तथा सभी भोजन के लिए पंगत में बैठ जाते। वो सभी भोजन बनाते और फिर लाइन में पंगत यानी लाइन में बैठ जाते। उसी समय बापूजी भी आकर पंगत के अंत में बैठ जाते। जो भोलानाथ के बापूजी थे वो भी आते और पंगत में लाइन में बैठ जाते आखिरी में जाके। उनके देखते ही बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए भाग जाते। जब बापूजी को पंगत में बैठे हुए बच्चे देखते हैं तो बच्चों को शर्म आ जाती है। वो उनको देख के शर्माते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं और नया खेल खेलने लग जाते हैं। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में फसल कैसे उगाया करते थे। खेलते खेलते भोलानाथ और उसके साथी खेती करने और फसल उगाने की योजना बनाते। चबूतरे के छोर पर घिरनी गाड़कर बाल्टी को कुआं बना लेते। पूंछ की पतली रस्सी को चुक्कड़ बांधकर कुएं में लटका दिया जाता। वो जब भोलानाथ खेत का खेल खेलते थे तो वो चबूतरे को ही खेत बना देते थे कि वहां पे ही फसल उगाने की योजना बनाते। जो चबूतरे का छोर होता था, घिरनी गाड़ कर वहां पर कुछ वो गाड़ कर बाल्टी को कुआं बना लेते थे। बाल्टी का कुआं बना देते थे या गली चबूतरे के साथ जो गली जाती थी वहां पे बाल्टी लटका देते थे, उसे कुआं बन जाता था। पतली सी रस्सी से चुगड़ बांधकर कुछ बांधकर बाल्टी बांधकर उस कुएं के अंदर से लटक के पानी निकालते हैं ना, रस्सी खींचते हैं, उसको कहते हैं चुगड़ बांधकर। दो लड़के बैलों की भांति मोट खींचने लगते। भाई रस्सी को लड़के बैल, दो लड़के तो बैल बन जाते और उनको मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ बीज बन जाते और खेती करते। फसल तैयार होने में देर न लगती। फसल तो कहते हैं ना कि 2 महीने में होगी, 6 महीने में होगी, बारिश के मौसम में होगी, पर उन बच्चों की फसल तो मिनट में तैयार हो जाती। वे जल्दी से फसल काटकर पैरों से रौंदकर ओसाई कर लेते थे। वो बच्चे क्या करते थे, फसल को उग जाती थी और जल्दी से उनको काट लेते थे और पैरों से रौंदकर ओसाई भी कर लेते थे। भोलानाथ की माँ उसे किस तरह कन्हैया बना देती। भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता तभी भोलानाथ की माँ उसे अचानक ही पकड़ लेती। इसमें इस वाले प्रश्न में क्या बताया गया है कि भोलानाथ की माँ भोलानाथ को कन्हैया किस तरह बनाती थी। इसमें माँ के प्रेम का भी झलकाया गया है कि वो किस तरह अपने बच्चे का साज श्रृंगार करती है। जब भोलानाथ गली में खेलता होता था भोलानाथ की माँ अचानक ही उसको पकड़ती थी, क्योंकि ना तो फिर वो कुछ करवाता ही नहीं था। तो भोलानाथ के लाख ना नुकर करने पर भी चुल्लू भर कड़वा तेल सिर पर डालकर सारोबर कर देती। तो पर वो उसको सिर में तेल लगाना होता था उसके, तो भोलानाथ भाग जाता था और लगवाता नहीं था। फिर भी वो उसके सर में थोड़ा तेल डाल ही देती थी, उसकी नाभि में भी तेल लगाती थी, लीलार पर काजल की बिंदी लगा देती, वो कान के पीछे काजल की बिंदी लगा देती, माथे पर लगा देती ताकि उसको नजर ना लगे। बालों में चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांध देती। जैसे कन्हैया के सिर की पे चोटी बंध कर लगा होता है ना, मोर पंख लगा होता है, वैसे ही बालों की चोटी गूंथ कर उस पर फूलदार लट्टू बांध देती थी। रंगीन कुर्ता पहनाती, टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती थी। ये हमने अन्य प्रश्न करे। अब इसमें है कुछ मूल्य परक प्रश्न। आजकल बच्चे घरों में अकेले खेलते हैं पर भोलानाथ और उसके साथी मिलजुल कर खेलते थे। इनमें से आप भावी जीवन के लिए किसे उपयुक्त मानते हैं और क्यों। पहले क्वेश्चंस में क्या हुआ है कि कंपैरिजन होता था, पर अब इसमें क्या किया गया, तर्क किया गया है कि बताओ कि कौन सा जीवन सही था, पहले का सही था या अब का सही है। अब हमें अपनी सोच समझ से हमें यह बताना है। यह सत्य है कि आजकल के बच्चे कंप्यूटर पे गेम, वीडियो गेम, टेलीविजन पर कार्टून देखते हुए अकेले समय बिताते हैं, परंतु भोलानाथ का समय साथियों के साथ खेलते हुए बीतता था। खेत के में चिड़िया उड़ाना हो, चूहे के बिल में पानी डालना हो या खेती करना हो, बारात निकालना हो आदि खेल ऐसे थे जिनमें बच्चों का एक साथ खेलना आवश्यक था। मैं मिलजुल कर खेलने को भावी जीवन के लिए उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि देखो मिलजुल कर खेलेंगे तो हम आपस में मिलजुल कर रहना सीखेंगे। भोलानाथ जैसे खेल खेलता था उससे हमें जीवन की
सच्चाइयों का भी पता चलता था कि हम किस तरह करते हैं। वो अपने जीवन में जो देखते थे वो अपने खेल में खेलते थे। पर आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर गेम पर खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। उनमें क्या करता है, उनमें बस बच्चे वो सामने जो दिखाते हैं उसी को करते रहते हैं। अब बच्चे भोलानाथ के साथ के बच्चे जो अपने अपने घरों में देखते थे वो अपने खेल में उतार लेते थे। इससे उनकी भावी जीवन की मिलजुल कर रहने की, खेलने की शक्ति बढ़ती थी। इससे सामूहिकता की भावना मजबूत बनती थी, समूह में रहने की भावना मजबूत बनती थी, समूह में रहना सीख जाते थे बच्चे। इस प्रकार के खेलों से सहयोग की भावना विकसित होती थी, यानी एक दूसरे की हेल्प करने की भावना मिलती थी। मिलजुल कर खेलने से बच्चे अपना अपना योगदान देते, जिससे सक्रिय सहभागिता की भावना का उदय होता था। यानी जब मिलजुल कर खेलते थे ना वो आपस में, तो अपना अपना योगदान देते थे कि मैं ये सामान लाऊंगा, कोई कुछ सामान ले आता था। तो इससे सक्रिय सहभागिता की भावना उदय होती थी बच्चों में। मिलजुल कर खेलने से बच्चों में हार जीत को समान रूप से अपनाने की प्रेरणा मिलती थी, जिसकी भावी जीवन में बड़ी उपयोगिता होती है। देखो, जब बच्चे मिलजुल कर खेलेंगे और बच्चों में हार जीत की समान रूप से अपनाने की प्रेरणा मिलती है कि हार हो या जीत, भाई एक जना हारेगा एक जना जीतेगा। हार जीत को वो कोई मायने नहीं रखते थे, समान रूप से मानते थे। पर आज के जीवन में हार हारना तो किसी ने सीखा ही नहीं है, बस जीत जीत, और हार जाने से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो मिलजुल कर नहीं खेलते और मिलजुल कर रहना उन्होंने सीखा ही नहीं है। भोलानाथ के पिता भोलानाथ को पूजा पाठ में शामिल करते, उसे गंगा तट पर ले जाते और लौटते हुए पेड़ की डाल पर झुलाते। उनका ऐसा करना किन किन मूल्यों को उभारने में सहायक है। भोलानाथ के पिता उसको अपने साथ पूजा पर बैठाते। पूजा के बाद आटे की गोलियां लिए उन्हें गंगा तट जाते, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। वहां से लौटते हुए उसे पेड़ की झुकी डाल पर झुलाते। उनके इस कार्य व्यवहार से भोलानाथ में कई मानवीय मूल्यों का उदय एवं विकास होगा। ये सब चीजें जो भोलानाथ के पिताजी भोलानाथ के साथ करते थे, उससे उन्हें उनके अंदर ये सब करने का मानवीय मूल्य उदय होता है। इन्हीं चीजों से वो सीखेगा कि व्यवहार करना कैसे पिताजी करते हैं और हमें भी आगे अपनी लाइफ में किस तरह करना है। ये मानवीय मूल्य है। भोलानाथ द्वारा अपने पिता के साथ पूजा पाठ में शामिल होने से उसमें धार्मिक भावना का उदय होगा। यानी पूजा पाठ में वो जैसे शामिल होता था, साथ बैठता था, तिलक लगवाता था, उससे उसकी धार्मिक भावना का उसमें धर्म की भावना का उदय होगा। प्रकृति से लगाव उत्पन्न होने के लिए प्रकृति के सानिध्य आवश्यक है। भाई वो जैसे पेड़ों के टहनियों पर बैठकर झूला झूलता था, इससे उसका प्रकृति का लगाव उत्पन्न होगा। भोलानाथ को अपने पिता के साथ प्रकृति के निकट आने का अवसर मिलता है। ऐसे में उससे उसमें प्रकृति से लगाव की भावना उत्पन्न होगी। भाई गंगा के किनारे जाना और पेड़ों पे झूला झूलना, इससे प्रकृति के लिए लगाव उत्पन्न होगा। मछलियों को निकट से देखने और उन्हें आटे की गोलियां खिलाने से भोलानाथ में जीव जंतुओं के प्रति लगाव एवं दया के भाव उत्पन्न होगा। अब मछलियां हो या किसी को पशु पक्षियों को हम हमारे पिताजी ले जाकर हमें खाना खिलाएंगे बचपन में, इससे हमारे अंदर जीव जंतुओं के प्रति लगाव पैदा होगा। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि जीव जंतुओं से भी लगाव करना, हम तो आपस में ही अंदर बंद रहेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। नदियों के निकट जाने से भोलानाथ के मन में नदियों के को प्रदूषण मुक्त रखने की भावना का उदय एवं विकास होगा। वृक्षों से निकटता होने और उनकी शाखाओं पर झूला झूलने से भोलानाथ में पेड़ों के संरक्षण की भावना का विकसित होगा। हर प्रसंग से कुछ ना कुछ उसके अंदर उदय होता है। भाई हम बचपन में जो जो चीजें करते हैं उससे हमारे अंदर उसी तरह का भावना उत्पन्न होती है। हम किसी से दुश्मनी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हमें वही भावना उत्पन्न होगी और हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाएगा। वर्तमान समय में संतान द्वारा माता पिता के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाया जाने लगा, जिसमें वृद्धों की समस्या बढ़ी है और समाज में वृद्धाश्रमों की जरूरत बढ़ गई है। माता का आंचल पाठ उन मूल्यों को उभारने में कितना सहायक है, जिससे इस समस्या पर नियंत्रण करने में मदद मिलती हो। वर्तमान समय में भौतिकवाद का प्रभाव है।
आज के समय में भौतिकवाद का प्रभाव है। अधिकाधिक कथन कमाने, सुख पाने की चाहत में मनुष्य मशीन बनकर रह गया है। बस वो सारा दिन भागे चला जाता है, मशीन जैसे भागती है ना, वैसे ही भागता ही चला जाता है। भाई उन्हें पैसा कमाना है, शानो शौकत कमानी है, अपनी सुख सुविधाओं को देखना है। उन्हें ये नहीं देखना कि हम अपनी लाइफ में पीछे क्या क्या छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में संतान के पास बैठने और उनके साथ खेलने घूमने फिरने का माता पिता के पास समय ही नहीं है। और इस भागदौड़ की दुनिया में उन्हें अपने बच्चों के पास बैठने का, उनके साथ खेलने का, खाने का कोई समय ही नहीं है। इस कारण एक और माता पिता बूढ़े होने पर उपेक्षा का शिकार होते हैं और दूसरी ओर वृद्धाश्रमों में संख्या बढ़ रही है। जब वह बच्चों के पास बैठेंगे नहीं, उनके साथ खेलेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो उनके दिल में उनके लिए प्यार कहाँ से उत्पन्न होगा। तो इस यही कारण है कि वो उपेक्षा का शिकार होते जा रहे हैं। वो बड़े होकर कहते हैं कि तुम्हें हमें सिखाया क्या है, और वो उनसे परेशान होकर उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और वृद्धाश्रमों की संख्या इसलिए बढ़ती जा रही है। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के साथ बीतता था। वह अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होता था। पिताजी की भी मनोविवाद के लिए उसके साथ खेलों में शामिल होते थे। इससे भोलानाथ में अपने माता पिता से अत्यधिक लगाव, सहानुभूति, मिलजुल कर साथ रहने की भावना, माता पिता के प्रति दृष्टिकोण में व्यापकता, माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक सरकारी सरकारों में प्रांगणता आएगी, जिससे वृद्धों की अपेक्षा एवं वृद्धाश्रम की बढ़ती आवश्यकता पर रोक लगाने में सहायक मिलेगी। भाई भोलानाथ के समय में क्या होता था कि भोलानाथ के समय में पिता बच्चे के साथ खेलते थे और बच्चे पिता के साथ खेलते थे। इससे उनके उनमें प्यार सहानुभूति मिलजुल के साथ रहने की भावना बच्चों के अंदर उत्पन्न हो जाती थी। तब वो सारी उम्र अपने बच्चों माता पिता के साथ रहते थे बच्चे, और वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उस समय में कोई वृद्धाश्रम होता ही नहीं था। तो सारी उम्र हम इस तरह करते करते आज के समय इतना वो हो गया है कि बच्चे माता पिता के साथ रहने के बदले अलग रहने लग गए हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या इसलिए दिन ब दिन बढ़ गई है। तो इस तरह हमने संपूर्ण पाठ और पाठ में आए रिलेटेड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अभ्यास के क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा और समझा है और डिस्कस भी किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।